हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 5 के अंदर सामान्य अध्ययन को। इससे पहले हम लोग सामान्य झारखंड के बारे में संपूर्ण क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप संपूर्ण क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपका कुछ क्वेश्चन लेटेस्ट करंट अफेयर से है, तो कुछ आपका पुराना क्वेश्चन है, कुछ आपका प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जी हाँ, मेरा गांव मेरी धरोहर जो है ना, वो आपका जिस मंत्रालय से संबंधित है वो मंत्रालय है आपका केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर नामक एक विशिष्ट कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो करने के लिए तैयार हुआ। इसमें क्या हुआ कि यह पहला राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत आती है और इसका नेतृत्व जो है वो आपका संस्कृति मंत्रालय करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के अनुसार 2 कश्मीरी प्रवासियों को विधानसभा में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? बताइए किसके पास है? तो जी हाँ, इनको नियुक्त करने का अधिकार जो है वो बेसिकली आपका उपराज्यपाल के पास है। किसके पास है? उपराज्यपाल के पास है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन यानी कि संशोधन विधेयक का, तो ये आपका 2023 के केंद्र द्वारा हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए थे। इसमें क्या हुआ कि 4 विधेयकों में से यह एक था। अब इसके बारे में समझते हैं। यह विधेयक जो है वो आपका उपराज्यपाल को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दिया। इसमें क्या होता है कि इसमें एक महिला है कश्मीरी प्रवासी समुदाय से और एक सदस्य जो है वो आपका पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एंड कश्मीर के POJK से विस्थापित व्यक्ति में से है, जिनका नियुक्ति जो है वो आपका उपराज्यपाल ने किया है। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि ज्योतिपुंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो देखिए आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे अच्छे से स्टडी जरूर कीजिएगा। इसमें बताए हुए कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखिएगा। तो जी हाँ, आपका ज्योतिपुंज नामक पुस्तक जो है वो आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके द्वारा लिखी हुई कुछ और भी पुस्तकें हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके पास एक पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, दूसरा आपके पास है सोशल हार्मोनी, तीसरा आपके पास है कन्विंसिंग एक्शन। तो इस तरह से आपका ये 2-3 बुक है जो आपको याद रखना है, जो काफ़ी प्रचलित है और ये आपका श्री नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा लिखा गया है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? बताइए। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो आपका पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान जो है वो आपका डी मॉडल के द्वारा दिया गया है ना, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित आपका है ना। तो आपके पास यहाँ पे दिवस दिया हुआ है और आपका 2022 की थीम दी हुई है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा थीम जो है वो आपका सुमेलित है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम जो था वो था आपका बीट प्लास्टिक सॉल्यूशन। वहीं पृथ्वी दिवस का थीम जो है वो आपका है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। वहीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आपका थीम जो है वो आपका था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, चलिए अगर एक लाइन से इसमें समझते हैं तो आपको इसमें एक चीज़ जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जो है आपका कि इसका जो दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस का, तो ये आपका 5 जून को सेलिब्रेट होता है। वहीं पृथ्वी दिवस जो है वो आपका 22 अप्रैल को और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो आपका 3 मई को मनाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा ना। वहीं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित है। यहाँ पे आपके पास कुछ देश दिए हुए हैं, उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका सही है ना। तो देखिए अगर हम लोग एक लाइन से समझते हैं इसको, तो देखिए आपका पहला दिया हुआ है अंगोला। अंगोला की राजधानी जो है वो है आपका लुआंडा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो आपका है कैनबरा। और ऑस्ट्रिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वो है आपका वियना। दैट मीन्स उपयुक्त सभी आंसर जो है आपके सही हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपके पास सूची 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास कुछ नाम दिए हुए हैं जिसको आपको बताना है ना। तो चलिए एक लाइन से अगर हम लोग देखते हैं तो रूस का आपका हो जाएगा रूबल। वहीं
यूक्रेन, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे यूक्रेन होना चाहिए था ना। तो देखिए यूक्रेन का क्या हो जाएगा, यूक्रेन का आपका हो जाएगा हिरबिनिया, क्या हो जाएगा, हिरबिनिया हो जाएगा। वहीं आपका रोमानिया का हो जाएगा ल्यू, रोमानिया का क्या होगा, ल्यू होगा। और साइप्रेस का आपका हो जाएगा यूरो। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कूट के अनुसार। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया था। तो जी हाँ, वो देश था आपका मिस्र। मिस्र ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। आती है नहीं, इसमें आपके पास कुछ भाषा दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भाषा है जो आपका आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो जी हाँ, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो आपका अरबी दिया हुआ है। अरबी भाषा जो है वो आपका सामी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और बाकी जितने भी दिए हुए हैं ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो आपके आर्य भाषा से आते हैं, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ त्रिपिट दिया हुआ है, उसका विषय दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो जी हाँ, अगर सही कथन के हम लोग इसमें देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सूत पिटक है। सूत पिटक जो है वो आपका बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इसके बारे में कुछ समझते हैं तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि त्रिपिट जो है वो आपका बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। इसमें क्या है कि भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। साथ ही साथ यह ग्रंथ आपका पाली भाषा में लिखी गई है। याद रखिएगा कि आपका त्रिपिट ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो पाली भाषा में लिखी गई है। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें विनय और पिटक में संघ या फिर बोल सकते हैं बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था तथा बौद्ध की शिक्षाएं सूत पिटक में रखी गई है। और दर्शन से जुड़े विषय जो है इसमें अभिधम्म पिटक में रखे गए हैं, इसलिए इसका सूत पिटक का आंसर क्या हो जाएगा। सूत पिटक का विषय किसमें है, तो वो है आपका बौद्ध शिक्षा में है ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक यानी कि कालानुक्रम जो है वो आपको इसमें अनुक्रम करना है, यानी कि चुनना है, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आप इसको किस तरह से अंदाज़ा लगाइएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो दिया हुआ है, कबीर दिया हुआ है, गुरु नानक दिए हुए हैं, चैतन्य दिए हुए हैं, मीराबाई दिए हुए हैं, सब में वही दिया हुआ है। बस आपको बताना है कि कालानुक्रम के अनुसार इसको कैसे आप अरेंज कीजिएगा। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट में देखते हैं तो कबीर का जो आपका समय था वो आपका 1398 से 1518 तक था। वहीं गुरु नानक का समय जो था वो आपका 1469 से लेकर के आपका 1539 तक था। चैतन्य की बात करते हैं तो चैतन्य का काल जो था वो आपका 1486 से लेकर के 1534 तक था। वहीं मीराबाई का जो था समय काल वो था आपका 1498 से लेकर के 1557 तक। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ना। तो इसे आप याद रखिएगा, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ घटना दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस घटना का कालानुक्रम जो है वो क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग एक लाइन से समझते हैं तो आप समझिए कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपका 1855 में हुआ था। इसके बारे में हम लोग पहले भी स्टडी किए हैं जब हम लोग झारखंड सार संग्रह को पढ़ रहे थे उस टाइम ना। वहीं आपके पास दूसरा है सिपाही विद्रोह। यह कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1857 में। उसके बाद आपके पास आया नील विद्रोह। यह कब हुआ था, तो ये आपका 1860 में हुआ था। और आपका दक्कन दंगे जो है वो आपके लास्ट में 1875 में हुए थे। डेट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले 2 हुआ था, फिर 4 हुआ था, फिर 1 और उसके बाद में 3 हुआ था। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका गलत है। चलिए एक लाइन से समझते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है ई पांडुरंग, इनका संबंध जो है आपका प्रार्थना समाज से है, बिल्कुल है। वहीं दयानंद का संबंध जो है वो आपका आर्य समाज से है, तो जी हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है राजा मोहन राय, इनका संबंध जो है वो ब्राह्मण समाज से है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे आदि लिखा हुआ है, इसी के कारण ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे
राजा राम मोहन राय का संबंध जो है वो सिर्फ ब्राह्मण समाज से है, ना कि आदि ब्राह्मण समाज से है। ठीक है, वहीं विवेकानंद की बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो आपका रामकृष्ण मिशन से है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ना। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ एक मिस्टेक है कि यहाँ पे आदि लिखा हुआ है, जबकि इसका क्या होता है, सिर्फ ब्राह्मण समाज होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बताइए बंगाल का विभाजन कैसे, और मतलब इसमें क्या ऑप्शन जो है इसका करेक्ट मैच करता है। तो देखिए बंगाल का विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल का विभाजन जो है वो बेसिकली आपका बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए हुआ था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर विस्तार से इसको समझते हैं तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा जो है वो आपका 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। ये आप याद रखिएगा कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या आपको याद रखना है कि 16 अक्टूबर कब की बात है, 16 अक्टूबर की बात है 1905 में ही ये प्रभावी हुआ था। इससे कहा जाता है कि एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत में बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय जो है वो लिया गया। दैट मीन्स यह बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ना। देखिए इसमें आपको 2-3 तिथि जो है वो याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको जो मैं तिथि बताई हूँ और इसका कब हुआ था, उसके किसके द्वारा हुआ था, ये जो मैं आपको बताई हूँ ना, ये सब क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरली क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सब जो बेसिक टॉपिक है वो आपको याद रखना है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ अगर आप उसको याद रखिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आप कोई और भी सेट बनाते हैं तो उसमें वो क्वेश्चन ज़रूर मैच करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। बताइए, संविधान सभा की बात हो रही है। आई थिंक कि आप इसका आंसर जो है बहुत अच्छे से दे पाइएगा। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसमें क्या है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम व्यस्त मताधिकार के आधार पर किया गया है। क्या ऐसा है सच में? तो जी नहीं। इसमें क्या है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो आपका प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाता था। इसे आप याद रखिएगा। होता क्या था इसके तहत कि कर हो गया, संपत्ति हो गया और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। अर्थात सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं थे, कुछ ही लोग थे जो उस टाइम मत दे सकते थे, यानी वोट दे सकते थे। सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसीलिए ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। इसका निर्वाचन सार्वभौम व्यस्त मताधिकार के आधार पर किया जाता था। जी नहीं, इसके आधार पर नहीं किया जाता था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सूची 1 में कुछ अनुच्छेद और उससे रिलेटेड कुछ तथ्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा है जो आपका सुमेलित है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 76 का। तो अनुच्छेद 76 में आपका भारत का महान्यायवादी का गठन जो है इसमें किया गया है, इसके बारे में चर्चा की गई है। वहीं आपका अनुच्छेद 148 के तहत क्या है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दिया हुआ है ना, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आपका अनुच्छेद 75(1) में आपके पास दिया हुआ है कि केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके बारे में दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्रियों के नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है। वहीं अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप उल्टे तरीके से देखिएगा तो डी का 2 जो है इसमें सिर्फ 1 में दिया हुआ है, इस हिसाब से भी ये आपका सही हो सकता है। तो आप जब भी क्वेश्चन को बनाए एक बार आप पीछे से भी उसको मिला के देख ले कि ऐसा तो नहीं है कि हमको एक का आंसर याद है, तो उसके बेसिस पे भी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। तो देखिए उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी
2015 में की गई थी। बताइए किसके द्वारा की गई थी? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 1 जनवरी 2015 को संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के तहत योजना आयोग को समाप्त कर उनके स्थान पर नीति, जिसका नाम था NITI, इसका मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिया, आयोग अस्तित्व में लाया गया था। डेट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव था। प्रस्ताव का नाम क्या था? तो वो था आपका NITI, जिसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये आपका अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो 243 घ के अंतर्गत आता है ना, इसे याद रखिएगा। और इसमें अगर खंड की बात की जाए तो 243 घ के खंड 3 के तहत पंचायतों में सभी स्तर पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण जो है वो प्रदान किया गया है। तो इसे याद रखिएगा। अगर आपके पास खंड पूछे तो तीसरा खंड में आता है ना। वहीं आपका महिलाओं को यह आरक्षण भारतीय संविधान के 73वां संशोधन करके दिया गया है। तो याद रखिएगा कि किस संशोधन के तहत या फिर किस संशोधन को करके दिया गया है, तो वह है आपका 73वां संशोधन के अंतर्गत ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें से आपको गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे गलत कथन की बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में क्या है कि RBI की स्थापना 1949 में हुई थी। अगर हम लोग बात करते हैं तो RBI दैट मीन्स भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो आपका 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इसे याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 1947 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। उसके बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे याद रखिएगा। ये तीनों पॉइंट जो है आपका रिलेवेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या होता है? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच जो है वो आपका होता है WTO। क्या होता है? WTO होता है ना। चलिए, अगर इसके तहत कुछ बातों को समझते हैं तो आप एक चीज़ याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन जो है वो आपका विश्व व्यापार संगठन है, जिसकी स्थापना जनवरी 1995 को मराकेश समझौता के तहत की गई थी और वर्तमान में इसमें टोटल 164 सदस्य देश हैं। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 2 कथन दिए हुए हैं, आपको इस पर विचार करना है और इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। चलिए एक लाइन से समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ है कि इस योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखिए, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका महालनोबिस मॉडल से प्रभावित था, ना कि उस पर आधारित था। तो याद रखिएगा कि इससे प्रभावित था। वहीं अगर हम लोग ऑप्शन 2 में देखते हैं तो इस योजना में राउरकेला, भिलाई और आपका दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किए गए। तो अगर इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें बेसिकली आपका राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना जो है वो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं बल्कि ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। साथ ही साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी आप इसमें याद रखिएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ना तो आपका 1 सही है और ना ही आपका 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चयन कीजिए। चलिए, सबसे पहले आपका दिया हुआ सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो आपका कब स्थापित हुआ था? 2001 में। वहीं साक्षर भारत मिशन का समय कब का था? तो वो था आपका 2009 का। और आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वो समय था आपका 1987 का। और आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो आपका 1988 में आरंभ हुआ था। डैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका इकलौता आंसर है, क्योंकि आपका ए का 3 जो है सिर्फ ए में ही दिया हुआ है, उसके अलावा किसी में नहीं दिया हुआ है। तो इस आधार पर भी आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जैव विविधता का अर्थ है। बताइए तो जैव विविधता का क्या अर्थ होता है। तो जी हाँ, बेसिकली अगर इसका डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों, इसमें आपका पौधे और जंतुओं आते हैं, की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा कि यह निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु होते हैं। ठीक है, तो सी आंसर इसका आपका करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सीएनजी का मुख्य घटक है। बताइए तो सीएनजी का इसमें से मुख्य घटक कौन सा है। तो जी हाँ, सीएनजी का मुख्य घटक जो है वो आपका मीथेन यानी कि CH4 होता है ना। चलिए अगर इसके बारे में जानते हैं तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यह मीथेन गैस को संपीड़ित किया जाता है, जिसके बाद सीएनजी गैस का निर्माण किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है। बताइए तो कौन सा नहीं मिलती है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो मेघालय जो है ना वो आपका बांग्लादेश से मिलता है। किससे मिलता है, बांग्लादेश को स्पर्श करता है। जबकि यहाँ पे आपके पास सिक्किम दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, साथ ही साथ असम जो है वो आपका भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी गोदावरी नदी। अब क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि इसकी लंबाई है कितनी। तो अगर किलोमीटर में बात करते हैं तो ये आपका 1465 किलोमीटर है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे आप याद रखिएगा कि वो आपका प्रणहिता है, इंद्रावती है, वर्धा है, वेनगंगा है, मानेर है, सबरी है, मंजीरा, दुधवा, मूला, पूर्णा एवं प्रवरा जो है वो आपका गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कभी भी आपके पास क्वेश्चन में आए कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं तो आप इसमें याद रखिए कि ये आपका 4-5 जो है वो आपकी सहायक नदियां, जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो आपका गलत है। देखिए अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है बामडीला। बामडीला जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। जी हाँ बिल्कुल है। वही नाथुला जो है आपका सिक्किम से संबंधित है, बिल्कुल है। वहीं आपका नेक्स्ट देखिएगा आपका पालघाट। तो पालघाट जो है आपका केरल से संबंधित है, लेकिन भोरघाट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, बल्कि भोरघाट जो है वो आपका भोरघाट दर्रा जो है वो आपका बेसिकली महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो इसे याद रखिए कि कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपका करजन और घंडाला के बीच स्थित है ना भोरघाट। कौन सा है, भोरघाट दर्रा ना, हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सुमेलित कीजिए। तो चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है सागौन। सागौन का संबंध किससे है, तो वह है आपका मध्य प्रदेश से। वहीं देवदार का संबंध किससे है, तो वह है आपका हिमालय के उच्च क्षेत्र से। और सुंदरी का संबंध जो है वो आपका सुंदरबन से है। और आपका सिनकोना का संबंध जो है वो हिमालय की तराई से है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो A का 2, यहाँ पे B का 4, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन A, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सामान्य अध्ययन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देखें तो यहाँ पे आपके पास तेल शोधनशाला दिया हुआ है, उसके राज्य दिए हुए हैं। पहला आपके पास दिया हुआ है हल्दिया। यह कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका हल्दिया जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। वहीं आपका जामनगर जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। और आपका कोची जो है वो आपका केरल में है। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट आता है नुमालीगढ़ जो आपका कहाँ है, आसम में है। दैट मीन्स अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका आंसर बी हो जाएगा ना। बी आपका इकलौता आंसर है। 4 का A का D जो है सिर्फ आपका 1 में दिया हुआ है, किसी में भी A का D नहीं दिया हुआ है। अपोजिट साइड से भी आपका D का 1 जो है सिर्फ आपका एक ही में दिया हुआ है, किसी और में नहीं दिया हुआ है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये B आंसर जो है वो आपका करेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सामान्य अध्ययन के अंदर प्रैक्टिस सेट पेपर 5 का ये आपका सामान्य अध्ययन था। इसके अंदर हम लोग सारे 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये 30 का 30 क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताए गए हर वो कॉन्सेप्ट
आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भी मिल जाएगा। आप PDF के अकॉर्डिंग भी सारे सेट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बाकी का जितना भी वीडियो मैं बनाई हूँ सभी के अंदर मैं आपका जितने भी PDF बने हुए हैं सारे PDF को दे दूंगी। आप आसानी से सारे PDF को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।